गुड इवनिंग। आज मैं आप लोग के सामने एक छोटा सा प्रेजेंटेशन लेकर उपस्थित हुआ हूँ। मेरी प्रेजेंटेशन का शीर्षक है कि वे शिक्षक नवोदय विद्यालय समिति की ओर से CIT NCERT में इस महामारी के समय में बच्चों की शिक्षा को ध्यान में रखते हुए NCERT द्वारा वीडियो निर्माण किया जाएगा, जो कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे उसका प्रसारण किया जाएगा। उसके संदर्भ में मैं अपनी एक छोटी सी प्रस्तुति दे रहा हूँ। मैं प्रस्तुति से पूर्व मैं बताना चाहूँगा अपने बारे में कि मैं संतोष कुमार चौरसिया, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, केमिस्ट्री सब्जेक्ट, प्रेजेंटली जवाहर नवोदय विद्यालय थांडला, डिस्ट्रिक्ट झाबुआ 2 आप मध्य प्रदेश स्टेट में पोस्टेड हूँ। और मेरे चैप्टर का जो मेरा आज का प्रेजेंटेशन का शीर्षक है वो कक्षा 9वीं के विज्ञान विषय के 9वीं के साइंस के केमिस्ट्री पोर्शन का चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल है। मैं क्लास को प्रारंभ करने से पहले मैं आज के लर्निंग गोल्स या लर्निंग आउटकम्स के बारे में बात करना चाहूँगा। मैंने आज की क्लास के लिए डिसाइड किया है कि आज की क्लास के पश्चात बच्चा लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन जो लेवोसी और प्राउस द्वारा जो लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन दिया गया था, बच्चा उसको जानेगा कि कौन कौन से लॉ दिए गए थे इन दोनों वैज्ञानिकों द्वारा और वो दोनों लॉ क्या है। बच्चा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को समझेगा और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को समझेगा और समझ करके डिफरेंट प्रकार के एक्टिविटीज़ को करने योग्य बन पाएगा। तो अगर हम इस चैप्टर के बारे में आगे एंट्री करें तो हम सभी लोग जानते हैं कि जो डिफरेंट प्रकार की हम जहाँ रहते हैं हमारे चारों तरफ अनेकों प्रकार की वस्तुएं पाई जाती हैं। वो हो सकते हैं चेयर टेबल, जब हम क्लास में देखते हैं, जब हम देखते हैं कि अपने घरों में तो सोफ़ा, बिस्तर, किचन की सामग्री, कूलर, फ्रिज, AC, सो मेनी थिंग्स हमको हमारे चारों तरफ दिखाई देती है। अगर हम उस सभी चीज़ों को देखें बच्चों, तो हम देखते हैं कि सभी चीज़ें मैटर से मिलकर के बनी होती है और जो भी चीज़ है वो सब मैटर से मिलकर, और मैटर वो होता है जो स्पेस ऑक्युपाई करता है और उसमें उसका कुछ मास होता है। अर्थात वे पदार्थ जो कि स्पेस ऑक्युपाई करते हैं और उनका कुछ मास होता है, उन्हें हम मैटर कहते हैं। और सभी मैटर जो होते हैं वो पार्टिकल से बनते हैं। अगर हम इसको समझना चाहें इस चीज़ को, तो बच्चों हमने मकान देखा होगा, हम जिस घर में रहते हैं उसको हम हमारा मकान कहते हैं। और इस मकान की सबसे छोटी इकाई देखें तो हम कहते हैं कि ये ब्रिक है, ये एक ईंटें मिल करके तब ये मकान बना हुआ। ठीक उसी प्रकार से अगर हम एक मानव शरीर को देखें तो हम कहेंगे सेल आपस में बन करके इस पूरे शरीर का निर्माण किया। अर्थात चाहे ये मकान हो, चाहे ये मानव का शरीर हो, इसकी सबसे छोटी इकाई जो स्मॉलेस्ट यूनिट है दैट इज सेल, और इसका स्मॉलेस्ट यूनिट ब्रिक। ठीक उसी प्रकार से मैटर की सबसे छोटी इकाई एटम होती है। ये एटम्स आपस में आप मिल करके मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो हम आज इसी एटम्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि एटम क्या होते हैं, इनकी क्या प्रॉपर्टी होती है। तो हम आज मैटर किन किन चीज़ों से मिल करके बना है इस पर हम डिस्कस करेंगे। जैसे आपके सामने डिफरेंट एग्जाम्पल दिखे हुए हैं, तो मैंने जो हम मकान और मानव शरीर की बातों से मैं समझाने का प्रयास किया हूँ कि मैटर क्या होता है। अगर हम किसी केमिकल रिएक्शन की बात करें बच्चों, तो वह प्रोसेस जिसमें कोई दो सब्सटेंस, कोई चीज़ आपस में मिल करके कोई नया उत्पाद बनाता है, वैसे रिएक्शन को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जैसे हम इसको समझने के लिए माने A और B है, आपस में मिल करके C और D बना दिए, तो हम ये A और B को रिएक्टेंट कहते हैं और C और D जो कि A और B के मिलने से बना उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। अर्थात A और B के मिलने से जो नया उत्पत्ति हुआ उसे हम प्रोडक्ट कहेंगे। तो रिएक्शन के दो भाग होते हैं। रिएक्शन में जो सब्सटेंस आपस में मिलते हैं तो एक नया उत्पाद बनाते हैं, उसे हम रिएक्टेंट कहते हैं, और दो रिएक्टेंट के आपस में मिलने से जो बनता है उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो आज हम देखेंगे कि जैसे हम इसको और उदाहरण से दे सकते हैं। आपने देखा होगा मम्मी को चाय बनाते हुए, मम्मी क्या करती हैं,
मम्मी टी लेती हैं, फिर एक बाउल लेती हैं, उस बाउल में टी को डालती हैं, उसको गर्म करती हैं, फिर उसमें थोड़ा सा जिंजर डालती हैं, उसमें शुगर डालती हैं और उसको खूब बॉयल करने के बाद लास्ट में उसमें मिल्क डालती हैं और आपको एकदम मस्त चाय मम्मी के हाथ की बन करके रेडी होती है। तो हम देखते हैं कि ये जो चाय बनाने की प्रक्रिया है वो उसमें ये जो टी है, मिल्क है, जिंजर है, शुगर है, वाटर है, सब रिएक्टेंट है और जो बन करके मिला उसे हम प्रोडक्ट कहेंगे। अर्थात टी हमारा प्रोडक्ट है और ये सारी चीज़ें पत्ती, चाय पत्ती, मिल्क, शुगर, ये सब मिल करके जो बना है वो हमारे रिएक्टेंट है। तो हमने देखा इसी प्रकार से हम देखते हैं, हल्का सा मम्मी ल्यूक वार्म दूध लेती, उसमें हल्का सा दही डाल देती और लास्टली आपका पूरा दही बन करके तैयार हो जाता है। तो वह रिएक्शन जिसमें दो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं और एक नया उत्पाद बनाते हैं उसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन के देखे बच्चों तो दिस टू लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन वाज स्टेबलाइज्ड बाय साइंटिस्ट लेवोसियर एंड जोसेफ प्राउस्ट एंड दे टोल्ड दैट they stated that there are two laws of chemical combinations. First is the law of conservation of mass, second is the law of constant proportion. तो this two scientists आपसे पूछा जाता है who proposed this law of chemical combination, तो आपको यहाँ याद रखना है कि लेवोसियर एंड प्राउस्ट, जोसेफ प्राउस्ट, these two scientists together proposed the theory called law of chemical combination. This theory states that there are two laws of chemical combination, law of conservation of mass and law of constant proportion. अगर हम आते हैं जोसेफ और लेवोसियर द्वारा दिए गए लॉ को देखने की, तो पहला नियम था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कहती है कि मास को नहीं बनाया जा सकता है, नहीं नष्ट किया जा सकता। मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए और बी आपस में मिलकर के सी और डी बना रहे हैं, इसका मतलब है कि मास ऑफ ए एंड मास ऑफ बी का जो योग होगा बच्चों, वो सी और डी के योग के सदैव बराबर होगा। अर्थात जो चीज़ें मिल करके रिएक्शन में भाग ले रही हैं और जो दूसरा उत्पाद बन रही, दोनों का मात्रा हमेशा बराबर होगा। इसको हम एक छोटे से उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया H2 प्लस O2 गिव राइज टू H2O। हम जानते हैं कि पहले तो उसको बैलेंस करेंगे, दो ऑक्सीजन है तो दो ऑक्सीजन, अब ये बैलेंस हो गया बच्चों। दिस साइड इज कॉल्ड एज रिएक्टेंट, हमने केमिकल रिएक्शन में पहला, और दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट। तो ये थियरी कहती है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सदैव बराबर मात्रा में होंगे। जैसे हम जानते हैं हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, तो 2 × 2 प्लस 2 × 16, इधर क्या होगा 2 प्लस 16 अर्थात 4 प्लस 32, 2 × 18 36 गिव राइज टू 36। अर्थात अगर हम इस कैलकुलेशन पे जाके देखते हैं तो देखते हैं कि जो रिएक्टेंट का मास है प्रोडक्ट के मास के बराबर हो। अर्थात ये थियरी की बात सत्य हुई कि सदैव रिएक्टेंट जो मास होता है को न ही हम बना सकते हैं न ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सदैव मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। सो दिस ये थी हमारी पहली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कहती है कि किसी भी रिएक्शन में मास को न ही हम उत्पन्न कर सकते हैं, नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और सदैव मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। Second law is that law of constant proportion or distinct definite proportion. This law tells that, states that element combine in their definite proportion of mass and volume to give rise compounds. In a chemical substance, the element are always present in definite proportion. इसको समझने के लिए मैं एक छोटा सा उदाहरण से आपको बताना चाहूँगा। अगर हम CO2 बनाना चाहते हैं, मान लीजिए हम क्या बनाना चाहते हैं बच्चों, CO2, तो हम जानते हैं CO2 में क्या क्या है, कार्बन और O2 है, राइट। तो हम जानते हैं कि अगर संख्या के वॉल्यूम के आधार पर देखें तो कार्बन कितना है, 1 है, और ऑक्सीजन 2 है। ये तो हो गया वॉल्यूम के आधार पर। लेकिन अगर हम इसको मास के आधार पर देखें
तो हम जानते हैं कि CO2 का कितना होता है मास, कार्बन का मास 12, ऑक्सीजन का 16, 16 दूनी 32। तो इसको सरल करें, 2 6 जा 12, 2 फिर और करें 2 3 जा 6, 2 8 जा 16। तो अगर हम मास के रूप में देखें तो हमेशा कार्बन और ऑक्सीजन 3:8 के रेशियो में होगा, और वॉल्यूम के रूप में देखें तो कार्बन और ये 1:2, अर्थात जब कभी भी आपको कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है तो या मास के रूप में लेंगे या तो वॉल्यूम के रूप में, तो हमेशा इसी प्रोपोर्शन में लेना पड़ेगा। ये नहीं कि आप 1:3 ले लेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, नहीं बनेगा। तो ये थियरी कहती है कि जो एलिमेंट होते हैं वो सदैव डिफिनिट प्रोपोर्शन में ही अपने मास और वॉल्यूम से मिलते हैं, मिल करके ही बनेंगे। तो दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ कांस्टेंट आर डिफिनिट प्रोपोर्शन। सो हमने आज के क्लास में देखा कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। हमने बताया कि केमिकल रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें कोई दो रिएक्टेंट आपस में मिलकर के एक नया उत्पाद बनाता है, और जो आपस में मिलते हैं उन्हें हम रिएक्टेंट कहते हैं, और जो दोनों के मिलने से बनता है उसे प्रोडक्ट कहते हैं। और हमने बताया कि लुईस लेवोसिए एंड जोसेफ प्राउस्ट ने एक थियरी दी, जिस थियरी को लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन कहते हैं। लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन दो प्रकार की होती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहती है कि मास को नहीं बनाया जा सकता है, न बिगाड़ा जा सकता है, जबकि लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन कहती है कि जब कभी भी कोई भी कंपाउंड बनना है तो वो फिक्स अमाउंट के वॉल्यूम या मास में ही होंगे। तो ये हमारी आज की प्रेजेंटेशन थी। आशा करते हैं कि आप लोगों को मेरी बात पहुंची होगी। धन्यवाद।